आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ाने वाले हैं आपको चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी जो है ये आपकी इकोनॉमिक्स की बुक का 4th चैप्टर है। इसको हम पूरी के पूरी 3 वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली वीडियो के साथ। जो चीजें मैंने नोटिस करी हैं पिछले 10 से 20 सालों के अंदर, क्या आपने भी वो चीजें नोटिस करी हैं? आज से लगभग 20 से 30 साल पहले की जो फिल्म आती थी, जैसे कि आप देख सकते हो, उन फिल्म्स के अंदर दिखाया जाता था फिएट कार को, एम्बेसडर कार को, इन कार्स को उन फिल्म के अंदर दिखाया जाता था। और हमें जो सड़क पर चलती हुई कार दिखती थी वो फिएट और एम्बेसडर ज़्यादा डोमिनेट करती थी मार्केट को। उस टाइम पर जो मोबाइल फोन्स थे उसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरी हैं। आपने कुछ एड्स वगैरह ज़रूर देखे होंगे जिसमें आपने देखा होगा कि ये जो नोकिया का फ़ोन था, नोकिया 3310, वो दिखाते हैं कि कितना मजबूत फ़ोन होता था वो, है ना। तो जैसा कि आप देख रहे हो इतने सारे हमारे पास उस टाइम पर ज़्यादा फ़ोन्स अवेलेबल नहीं थे, पर अब जब मैं बात कर रहा हूँ आज के टाइम की, तो आज हमारे पास कार्स के अंदर इतनी सारी वैरायटीज़ हैं। हर साल एक नया मॉडल, अ न्यू मॉडल ऑफ कार हम देखते हैं, अ न्यू मॉडल ऑफ स्कूटीज़, बाइक्स हम देखते हैं। तो इतने अलग अलग तरह की कार्स, इतने अलग अलग तरह के मोबाइल फ़ोन्स। पहले मोबाइल फ़ोन्स में वैरायटी बहुत कम थी, पर आज हर साल एक न्यू टाइप का मोबाइल फ़ोन लॉन्च हो जाता है जिसके अंदर नए नए तरह के फीचर्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हम नोटिस कर रहे हैं पिछले 20 से 30 साल के अंदर, जो चेंजेस हमने देखे हैं, इतने सारे बदलाव कि इतने सारे अलग अलग टाइप की वैरायटी ऑफ कमोडिटीज़। मतलब अगर मैगी भी है तो मैगी भी बहुत अलग अलग है। मतलब न्यूडल्स हमारे पास है तो अलग अलग कंपनीज़ के न्यूडल्स हमारे पास है ना। अगर कॉलगेट होगा केवल, मतलब अगर टूथपेस्ट है तो कितनी अलग अलग ब्रांड्स का टूथपेस्ट हमारे पास है। तो ये जो हो रहा है, ये जो वैरायटी ऑफ ब्रांड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, वैरायटी ऑफ थिंग्स, वैरायटी ऑफ कमोडिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, आखिर ये क्यों हो पाया? आखिर ये क्यों हो पाया? कौन था इसके पीछे? जी हाँ, आपने सही गैस कर लिया क्लास 10th के बच्चों। जी, इसके पीछे था ग्लोबलाइजेशन। क्या था? ग्लोबलाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन आखिर क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन, देखिए ग्लोबलाइजेशन जो वर्ड है ये ग्लोबल वर्ड से आया है। मतलब द होल वर्ल्ड एज वन मार्केट, पूरी दुनिया को केवल एक इकोनॉमिक मार्केट ट्रीट करना। मतलब पूरी दुनिया के अंदर, देश के अंदर जो ट्रेड बैरियर्स वगैरह होते हैं ना, कि तुम्हारे यहाँ से हमारे यहाँ सामान नहीं आ सकता, हमारे यहाँ से तुम्हारे यहाँ नहीं जाएगा, वो बैरियर्स में थोड़ी सी फ्रीडम देते हुए पूरी दुनिया को एक मार्केट ट्रीट करना। तो हमारा जो चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, इसके अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन ने इंडिया पे इम्पैक्ट करा, कैसे हमारे कंज्यूमर को, जो सामान खरीदता है और कंज्यूम करता है, उसको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ, वैरायटी ऑफ थिंग्स के साथ उसे सुसज्जित कर दिया। चलिए तो हम जाते हैं अपने चैप्टर के पहले टॉपिक पर। आई थिंक इंट्रोडक्शन के लिए बहुत था। प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। जी हाँ, जैसा कि आपको भी पता होगा क्योंकि आपने हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में पढ़ा है कि पूरी दुनिया जो थी, पूरी दुनिया प्रोड्यूसर थोड़ी थी। केवल कुछ कंट्रीज थी वर्ल्ड की जो क्या मानी जाती थी? प्रोड्यूसर मानी जाती थी, जो गुड्स को एक्चुअली में प्रोड्यूस करती थी। और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो होती थी वर्ल्ड की पुराने टाइम के अंदर, वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती थी। क्या करती थी? वो केवल रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करवाती थी। ठीक है, तो उस टाइम पर ये बहुत था। पुराने टाइम के अंदर इंडिया का आप एग्जांपल लेंगे, प्री इंडिपेंडेंस टाइम के अंदर आप देखेंगे तो वहां आपको पता चलेगा कि इंडिया केवल रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करता था ब्रिटेन, और ब्रिटेन से फिनिश गुड्स बनकर आते थे यहां पर, है ना। तो अब ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट आ चुका है, दैट इज कॉल्ड एज एमएनसी। एमएनसी क्या होता है? मल्टीनेशनल कंपनीज। ये कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो एक से ज़्यादा देश के अंदर ओन करती हैं या फिर कंट्रोल करती हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी को। हमारे इंडिया में और कहीं भी बाहर भी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, और जब ये मल्टीनेशनल कंपनीज का कॉन्सेप्ट आया है, उसी के बाद से कंज्यूमर के पास वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आए हैं। ये क्वेश्चन दिमाग में आएगा, सर कि दूसरी कंट्रीज से कंपनीज यहां पर आकर, इंडिया में आकर बिजनेस क्यों करेंगी? अरे क्यों नहीं करेंगी? एमएनसीज के पास भी तो लालच होता है। एमएनसीज को हमारे देश में आके रिसोर्सेज मिलते हैं जो उनको शायद वहां नहीं मिलते। रिसोर्सेज मिलते हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड चीप लेबर भी मिलती है उनको हमारे देश के अंदर। एक बेस्ट क्वालिटी ऑफ इंजीनियर्स मिलते हैं हमारे आईआईटी वाले और कॉलेजेस वाले, है ना। तो उनको बेस्ट हमारे यहाँ पे ये चीज़ें मिलती हैं। साथ साथ उनको गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में भी कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल जाता है आफ्टर दी एलपीजी पॉलिसी ऑफ 1991, है ना। उस एक्ट के पास हो जाने के बाद उनको और भी चीज़ें मिल जाती हैं इस देश के अंदर, है ना। तो ये है, और इसके बाद ये सब चीज़ें पा लेने के बाद उनको इंडिया से होता है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि ये कंट्री
में ही प्रोडक्शन होता है, बिकॉज प्रोडक्शन इज नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द वर्ल्ड, पर पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, तो इसी के संग अब हम जानने वाले हैं इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, कि इंटरलिंकिंग कैसे हुई है। मतलब दुनिया के अंदर इतनी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, अप्रॉक्स 200 मोर देन 200 कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के अंदर, तो सारी कंट्रीज़ कैसे प्रोडक्शन एक्टिविटीज से कनेक्ट होती जा रही हैं। एमएनसीज के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि एमएनसीज एक्चुअली में इंडिया में आकर क्यों अपना पैसा लगाती हैं, क्यों वो आकर यहाँ पर अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, है ना। तो ये आपको पता है क्योंकि उनको रिसोर्सेज यहाँ मिल जाते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी सही मिल जाती हैं, और यहाँ पे उन्हें स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर मिल जाती है, और बेस्ट क्वालिटी ऑफ इंजीनियर्स मिल जाते हैं, ताकि वो लोग अपनी एक्टिविटीज़ को यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूं तो क्या होती है, जैसे कि एक कंपनी जब इंडिया में आई है, कोई भी इंसान जब लैंड में, मशीन्स में, इन चीज़ों में इन्वेस्ट करता है तो उस चीज़ को इन्वेस्टमेंट बोला जाता है ना। लेकिन जब एक फॉरेन कंपनी आकर इस देश के अंदर इन चीज़ों में इन्वेस्ट करे तो उसको बोला जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या बोला जाता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होती है इसके भी अलग अलग टाइप्स हैं, आप यहाँ पर देख पाओगे। मैं इसको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करता हूँ। पहला बोलता हूँ मर्जर। क्या बोलते हैं? मर्जर। मर्जर क्या होता है कि जब 2 कंपनियां, एक बाहर की और एक इंडिया की, आपस में मिल गई और मिलकर वो यहां पर एक कॉमन एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल मिलेगा आपको वोडाफोन और आइडिया का, एंड सेकंड एग्जांपल मिलेगा मारुति एंड सुजुकी का, कि 2 कंपनीज आपस में मर्ज होकर एक जॉइंट वेंचर टाइप का कर वो इंडिया के अंदर बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। सेकेंड चीज जो इसके अंदर होती है वो होती है टेक ओवर। देखिए यहाँ पर टेक ओवर में क्या होता है, यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल हमको देखने को मिलता है पार्क फूड्स का। पार्क फूड्स जो था यहाँ पर इंडिया के अंदर, उसकी 4 रिफाइनरीज थी खुद की, वो ऑयल रिफाइनरीज के अंदर डील करता था। पर उस टाइम पर क्या हुआ, बाहर से कंपनी आती है कारगिल नाम से, और कारगिल जो आपकी कंपनी थी उसने आके पार्क फूड्स को यहाँ पर टेक ओवर कर लिया, उसे परचेज कर लिया, और आज जो कारगिल है वो इंडिया की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल है। उनके खुद की रिफाइनरीज इंडिया के अंदर काफ़ी सारी हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका टेक ओवर। और तीसरी कैटेगरी क्या हो सकती है, ना ही किसी तरह का यहाँ पे मर्ज हुआ, ना ही किसी तरह का यहाँ पे टेक ओवर होगा, और ना ही किसी तरह का यहाँ पे कोई भी और अदर एक्टिविटी होगी। एक कंपनी बाहर से इस देश के अंदर आएगी, आकर अपना वेल स्टैब्लिश नेम बनाएगी, और फिर यहाँ के जो लोकल प्रोड्यूसर हैं, जो स्मॉल लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, ये मोस्टली देखा जाता है फुटवियर में और गारमेंट्स में। बेस्ट रिलेटेबल एग्जांपल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अलीगढ़ लॉक इंडस्ट्री का। अलीगढ़ लॉक इंडस्ट्री में क्या होता है, वहाँ पर लोकल जो प्रोड्यूसर्स हैं वो लोकली इस लॉक्स को और आपके जो रिंग्स हैं इनको प्रोड्यूस करते हैं। देखिएगा, लॉक्स को, इन चीज़ों को, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे अलीगढ़ में प्रोड्यूस करा जाता है और बेच दिया जाता है किसी बड़ी कंपनी को, और बड़ी कंपनी इसको अपने नाम से, जी हाँ, अपने ब्रांड के नेम से मार्केट में सेल आउट करती है। ये 3 तरीके थे जिस तरह से जो मल्टीनेशनल कंपनी है इंडिया के अंदर ऑपरेट करती है, और इसका बहुत इमेंस इफेक्ट पड़ता है इंडियन इकोनॉमी पे। आई होप कि आपको ये तीनों ही टॉपिक अलोंग विद द इंट्रो समझ में आ गए हैं। अगर समझ में आ गए हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि हम आगे की नेक्स्ट 2 वीडियोस के अंदर इस चैप्टर के अगले टॉपिक्स पढ़ा पाएं। थैंक यू।